बच्चों, कहानी को और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले बात करते हैं नोट के बारे में। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने नाइट्राइट निपटाया था, ठीक है। तो पहले हम लोग यहाँ पर दो नोट लिखेंगे। पहला नोट है एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो आजकल चलन में है, वो है HNO2। हालांकि ये रिएक्शन हम लोग को पता है, ऑर्गेनिक में हम लोग ने पढ़ी हुई है। HNO2 जब N-3 के साथ रिएक्शन करता है ना, तो वो N2 गैस निकालता है। यहां ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? पहले वाले में +3 -3 कंबाइन होंगे, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट वाला प्रोडक्ट बनेगा। ये हम लोग को पता है पहले से ही। सर कैसे पता है, ये आप क्या कह रहे हो? देखो बच्चों, याद करो, जब आप रिएक्शन करवाते थे, मैं इधर लिखता हूं, जब आप रिएक्शन करवाते थे CH3NH2 की, एलिफेटिक कंपाउंड की, विथ HNO2, याद करो, ठीक है ना। एलिफेटिक एमीन के साथ रिएक्शन कराए थे, तो क्या बनता था? मैंने आपको दिया था ना पढ़ने के लिए अभी, इसीलिए मैंने आपको कल दिया था पढ़ने के लिए, क्या चीज? एमीन, क्योंकि इस टाइप की रिएक्शंस यूज हो रही हैं। तो क्या बनता था यहां पर? सबसे पहले डाइजोनियम बन जाता था। डाइजोनियम से आपका क्या होता था? रिमूव हो जाता है क्या चीज? डाइजोनियम, कोई क्लोराइड व्लोराइड लिया हो तो बन जाएगा, बट ये अनस्टेबल होता है और टूट कर ये बनाता है एल्कोहल। और कौन सी गैस बाहर निकलती है? N2 गैस बाहर निकलती है। समझ में आ रही मेरे? ये रिएक्शन इसके साथ भी हो सकती है। ये रिएक्शन आपकी सिंपली NH3 होता तो भी रिएक्शन हो जाती है। अब की यही वाली रिएक्शन होगी -3 और ये वाली HNO2, क्या बन जाएगा आपका? N2 बन जाएगी, ठीक है। यदि हमने ले लिया S डबल बॉन्ड O, इधर ले लिया OH और इधर ले लिया NH2, यानी सल्फानिलिक एसिड। वो क्या था? बेंजीन सल्फानिलिक एसिड, ये नॉर्मल, ठीक है। इसके साथ मैंने रिएक्शन करा दी HNO2 की, क्या बन जाएगा? लगाओ जुआ, यहां OH आकर लग जाएगा जैसे इनमें लग रहा है, यानी इसका प्रोडक्ट जो बन जाएगा वो बन जाएगा N2 प्लस आपका बन जाएगा क्या? H2SO4। और देख लो, यूरिया के साथ रिएक्शन कराई, NH2 C डबल बॉन्ड O NH2, इसी को हम कहेंगे क्या? कार्बामाइड। इसके साथ रिएक्शन कराई, क्या बन जाएगा? इधर से ये हटेगा, इधर से हटेगा, N2 बाहर निकलेगा, प्लस बीच वाले पर इधर से OH आ जाएगा, इधर से OH आ जाएगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी, ठीक है। तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको लिख दिए पहले नोट में। अच्छा, एक चीज और, यहां पर इसी के तरह की एक रिएक्शन और होती है, पांचवी, जो है थायोयूरिया के साथ NH2C डबल बॉन्ड S, NH2C डबल बॉन्ड S और यहां NH2, ठीक है। इस पर थायोयूरिया की रिएक्शन कराई गई, क्या बन जाता है यहां से बच्चों? जरा देखना, इधर से फॉर्मेशन होता है, आपने रिएक्शन करा दी किसके साथ? HNO2 के साथ, ठीक है। यहां से जो बनता है कंपाउंड वो बनता है HNCS बनता है, जो Fe+3 के साथ रिएक्शन करके FeSCN टाइप का कंपाउंड बनाता है, जो ब्लड रेड कलर का होता है। एक सेकेंड, यहां जरा देखते हैं कि ये कैसे बन रहा होगा, अपन इसका लॉजिक लगा सकते हैं क्या? इसने क्या किया होगा? यहां बनाया होगा, इसको मैंने ये कर दिया, C डबल बॉन्ड OS कर दिया, ठीक है। इधर मैंने कर दिया N और इधर डाइजोनियम टाइप की चीज बन गई N के साथ रिएक्शन करके, ये हटा, ठीक है, ये हटा और आपका क्या हो गया? इधर फॉर्मेशन हो गया NH2C डबल बॉन्ड S और इधर आ गया OH टाइप की चीज, ठीक है।
इसने रेजोनेंस किया और यहां से इसने बाहर कर दिया क्या, OH को। एसिडिक मीडियम है, यहां पर H+ रहेगा, तो यहां से क्या बन गया होगा, OH इधर गया, इसने H+ अपना बाहर फेंक दिया, तो क्या बन गया, HNCS। समझ में आया क्या किया मैंने, H+ आकर यहां जुड़ा, पॉजिटिव चार्ज आया, ये इधर चला गया, इधर चला गया, H+ बाहर फेंक दिया, ये चीज इसने Fe+3 के साथ ब्लड रेड कलर बना दिया। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो N2 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, हालांकि लैब मैनुअल में नहीं है लेकिन प्रचलन में है आजकल। अच्छा, ये था नोट का पहला पॉइंट। अब मुझे यहां नोट का एक बच्चों छोटा सा पॉइंट और लिखना है। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि एक आध दिन पहले एक बच्चे ने मुझसे पूछा था, तो मैं उसको इस कारण से यहां लिख रहा हूं कि सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के अंदर, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के अंदर आपका जो वॉयलेट कलर आ रहा है, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के अंदर आयरन जो है ना, वो आपका +3 और NO0 में होने की बजाय, आयरन +3 या 0 में होने की बजाय आयरन मिलता है आपका +2 में और NO मिलता है आपका +1 में। ये मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, सल्फाइड के टेस्ट के बारे में। तो जब भी कभी ऐसा होता है ना कि ऐसा होना चाहिए और आयरन मिलता इसमें है, तो ऐसी जगहों पर हमको जो पता चलता है कि आयरन इस फॉर्म में कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, तो इस टेक्निक को याद रखिएगा, इसको हम सॉलिड स्टेट मैग्नेटिक मूवमेंट मेजर करके पता करते हैं। ठीक है, तो ये NTA में सवाल आया था अभी, तो इसलिए मैं इसको नोट 2 में इंक्लूड कर ले रहा हूं। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने अगले रेडिकल के बारे में, जो है हमारा एसीटेट। एसीटेट टेस्ट ट्यूब लेते हैं, टेस्ट ट्यूब में हमने एसीटेट सॉल्ट लिया और उसके अंदर हमने मिला दिया क्या, डाइल्यूट H2SO4। जैसा कि हम सबको पता है कि इस ग्रुप के अंदर जो भी चीजें बाहर निकलेंगी वो वोलाटाइल फॉर्म में बाहर निकलेंगी। तो जब आप ऐड करते हो ना, तो यहां से वेपर निकलती हैं, इस एस्टिक एसिड की, विनेगर की स्मेल आती है। और कोई पूछे कि क्या चीज बाहर निकल रही है, तो आप उसका जवाब दीजिएगा कि इसका होल ट्वाइस बाहर निकल रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि हम लोगों ने सॉल्यूशन के दौरान पढ़ा था कि ये डाइमराइज हो जाता है नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर, बेंजीन के अंदर ये डाइमराइज हो रहा था और 100% डाइमराइजेशन में इसकी आई की वैल्यू 0.5 आ रही थी। याद आया कुछ, ये आपका डाइमराइज होता है इन नॉन पोलर सॉल्वेंट में और एंड इन वेपर फेज। तो ये डाइमर की फॉर्म में बाहर निकलता है, हमको विनेगर की स्मेल आती है। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर एक टेस्ट जो है, जो हम बात करते हैं, लेकिन पहले हम इसकी सॉल्युबिलिटी के बारे में बात कर लें। इसकी सॉल्युबिलिटी वैसी ही है जैसी नाइट्राइट की थी, ऑल एसीटेट आर वाटर soluble except Ag plus Cu plus मर्क्यूरस। ठीक है, अच्छा, एसीटेट का एक टेस्ट जो आपको अच्छी तरह से दिमाग में रखना है, जिस पर अभी तक नजर नहीं पड़ी है और इस कॉम्प्लेक्स को लैब मैनुअल में दिया गया है, तो जरा इसको देखिएगा। जब आप इसकी रिएक्शन, जहां से एसिटिक एसिड कहीं पर मौजूद है और आप इसकी रिएक्शन करा रहे हो न्यूट्रल FeCl3 के साथ, तो पहली बात, ये न्यूट्रल FeCl3 के साथ एसिटिक एसिड रिएक्ट करता है। आपने एक चीज पढ़ी है कि न्यूट्रल FeCl3 के साथ ये आपका टेस्ट देता है, पॉजिटिव टेस्ट देता है और ब्लड रेड कलर आता है। ठीक है, याद रखना बच्चों, ये भी आपका
FeCl3 न्यूट्रल FeCl3 के साथ टेस्ट देता है। तो यदि आपने न्यूट्रल FeCl3 के साथ रिएक्शन कराई तो ये बनाता है इस कंपाउंड को Fe3OH का होल ट्वाइस CH3COO माइनस का होल 6। ये कंपाउंड बनाता है, ये प्लस रिमूव करता है ट्वाइस H प्लस को। ठीक है, इस टाइप की चीज बनाता है, इतना बड़ा ये कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स H, ये नंबर कितने होंगे इस पे तो कोई NH प्लस कितने कंबाइन हो रहे हैं इस पर डिपेंड कर रहा है। ये बना रहा है NH प्लस। ये कंपाउंड आपका स्लोली डिकम्पोज कर जाता है, हल्का सा हीट कर दो ये डिकम्पोज कर जाता है और बनाता है इस कंपाउंड को FeOH का होल ट्वाइस डॉट CH3COO माइनस, इस कंपाउंड को बनाता है। ठीक है, और इधर से इधर 3 ये बन रहे हैं, 6 ये थे, प्लस CH3COO माइनस H प्लस, इस कंपाउंड को बनाता है। और ये कंपाउंड है आपका क्या, आयरन 3 डाई या डाईहाइड्रोक्सी एसीटेट माइनस, और ये 2 ये 3। ठीक, और इसका कलर भी है क्या, ये आपका ब्राउन रेड पीपीटी है, यानी रेड कलर इसमें भी आता है। ठीक है, तो ब्राउन रेड रेड, तो ये भी आपका एसीटेट भी, क्योंकि सामने आ गया ना एसीटेट। यहां जानकारी क्या जरूरी है, जानकारी ये जरूरी है कि एसीटेट भी न्यूट्रल FeCl3 के साथ ब्लड रेड कलर देते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक पढ़ते पढ़ते ये चीज दिमाग से स्किप हो जाती है, तो इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहां एक छोटी सी चीज मैं और आपको बता दूं, हीटिंग इफेक्ट इन एसीटेट, हालांकि ये भी हम लोग ने पढ़ा है। हीटिंग इफेक्ट इन एसीटेट, तो एसीटेट में कोई भी यदि मेटल एसीटेट आप लोगे, अभी कहां पढ़ा है अभी बताते हैं, कोई भी मेटल एसीटेट आप लोगो, इसको आप हीट कराओगे तो इससे बनेगा मेटल का कार्बोनेट प्लस यहां बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 टाइप का कंपाउंड। ठीक है, मेटल कार्बोनेट जो आपका लिथियम के हैं, बी के हैं, Mg के हैं, इनके जो मेटल कार्बोनेट हैं उनको हीट करोगे तो क्या बन जाएगा, मेटल का ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब ग्रुप 1 में नीचे वाले को छोड़कर, क्योंकि वो थर्मली स्टेबल होते हैं, वो आपका मेल्ट हो जाते हैं, डिसोशिएट नहीं होते, उनकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। ये आपने पढ़ा होगा एस ब्लॉक में, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, अपन पढ़ लेंगे। ठीक है, जैसे हमने क्यों कहा कि आपका पढ़ा हुआ है, याद करो हम लोग ऑर्गेनिक में बात करते थे कि जैसे कोई भी आपका कंपाउंड है, कोई भी एसीटेट आता था हमारे सामने, O माइनस आता था, ड्राई डिस्टिलेशन जब करते थे, याद आया, कैल्शियम +2 हीट करते थे, क्या होता था, CaCO3 रिमूव हो जाता था, CaCO3 क्या बन गया, कार्बोनेट बन गया, प्लस साथ में क्या चीज निकल गई, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, अब एसीटेट में कितने कार्बन है, ये सारी चीज हम लोग को पता है। ठीक, ओके, ये हो गया हमारा एसीटेट की कहानी। अच्छा, अब अगला रेडिकल अगला रेडिकल बच्चों, इसके बारे में अपन ज्यादा बात नहीं करेंगे, H2O3-2, क्योंकि इसके लिए मैं एक पूरा वीडियो बनाऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थायो, इसके लिए अपन पूरा वीडियो बनाएंगे,
अभी सिर्फ रेडिकल टेस्ट की कुछ बातें जान लेते हैं। टेस्ट ट्यूब में यदि H2O3 -2 है और आपने डाइल्यूट H2SO4 मिला दिया, तो H2O3 जब भी आपका रिएक्ट करेगा, जनरली हम इसमें H2SO4 नहीं मिलाते, सल्फेट सल्फेट बहुत सारे हो जाते हैं। इसके अंदर हम जनरली प्रेफर करते हैं, मिला सकते हैं ऐसा नहीं, हम जनरली प्रेफर करते हैं डाइल्यूट HCl। ठीक है, तो इससे क्या हो जाता है, यहां डिस्प्रपोर्शन होता है और ये बनाता है S, येलो या वाइट टर्बिडिटी, और प्लस आपका SO2। ठीक, साथ में जो वाटर वाटर है वो निकलता है। ठीक, H2O3 का स्ट्रक्चर आपको पता है, इसके अंदर सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। एक आपकी कितनी होती है, एक होती है +6 और एक होती है आपकी -2, अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन, अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन है इसलिए। आ रही बात समझ? अच्छा, तो ये कहानी हो गई इसकी। अब हमने कहा ना इसके बारे में अपन डिटेलिंग करेंगे थोड़े से आगे, पहले हम लोग और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से अपने निपट गए सारे के सारे ग्रुप 1 वाले। ठीक, अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं ग्रुप 2 के एनायन के बारे में। ग्रुप 2 का मतलब फर्स्ट बी, उधर के बारे में चिंता मत करो, सब इसी वीडियो में निपट जाएंगे। ग्रुप आपका फर्स्ट ए, सॉरी सेकेंड ए, जिसके अंदर हम कॉन्सेंट्रेटेड वाले का यूज करते थे। इनके अंदर क्या क्या थे, पहले हम बात कर रहे हैं फॉर हेलोजन। हेलोजन यानी क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। अब ये सारी रिएक्शंस पढ़ी पढ़ी हैं आपकी, बस मुझे तो याद दिलानी है कि आपने पढ़ी कहां थी। X माइनस यदि इनमें से कोई है, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, ये हमारा टेस्ट ट्यूब में प्रेजेंट है और आपने यहां पर मिलाया है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो अगर आप उस सीरीज के बारे में सोचें, तो उस सीरीज में कौन सी, फुल ओजोन बर्बाद वाली में, तो H2SO4 यहां है, इसके आगे है Br2 और I2 और इसके पीछे है क्लोरीन। ठीक, मतलब यदि आप ये लोगे H2SO4 तो ये खुद रिड्यूस हो जाएगा और इनको ऑक्सीडाइज कर देगा। Br माइनस को Br2 में ले जाएगा, I माइनस को कहां पर ले जाएगा, I2 में ले जाएगा। यानी यहां इसने बिहेव किया है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, और जब भी कभी H2SO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, वहां पर वो इस टाइप की इक्वेशन फॉलो करता है, H2O, SO2 और नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक, तो इसने, और जब ये एसिड की तरह बिहेव करता है तो ये अपना एक H+ देता है और बाइसल्फाइड। ये इसका कौन सा बिहेवियर है, जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। जब ये एसिड की तरह बिहेव करता है तो ये अपना प्रोवाइड करता है एक H और बनाता है बाइसल्फाइड। ठीक, तो होगा क्या बच्चों, इनके लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, यानी यहां पर ये आपकी फ्यूम निकालेगा, क्योंकि ये दूसरा कैटेगरी है ना, इसके अंदर वोलेटाइल इंप्योरिटी निकलती हैं। किस कंडीशन में, वेपर की फॉर्म में वोलेटाइल चीजें निकलती, तो I2 जो बाहर निकलती है ना, वो निकलती है वेपर की फॉर्म में, I2 गैस निकलेगी, यहां पर निकलेगी Br2 गैस, ये वॉयलेट, ये रेड ब्राउन, और यहां फॉर्मेशन होगा HCl की वेपर निकलेंगी। समझ में आ रही मेरी बात? अच्छा, ये आपका जो ये चीजें निकल रही हैं, तो हम यहां पर एक बात, जैसे कि हमारी परंपरा है, इसकी सॉल्युबिलिटी जान लेते हैं। तो
जनरली जो क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड होते हैं, ये आपके कैसे होते हैं, ये सारी चीजें ये भी पता होगी आपको, मैंने बोला है इसको भी। ये आपकी कैसी होती है, वाटर सॉल्युबल, एक्सेप्ट सीबीआई वाले आज क्यों होंगे पागल, आज क्यों होंगे पागल। ठीक, सीबीआई मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के बारे में बात हो रही। आज मतलब एजी प्लस वाले, सीबीआई वाले का कोई मतलब नहीं, आज वाले का इधर है ना ये। आज मतलब एजी प्लस, क्यू मतलब कॉपर प्लस, होंगे मतलब मर्क्यूरस, पागल मतलब Pb+2। ठीक है, तो ये आपका क्या है, प्रेसिपिटेट बनाते हैं। बाकी आपके कैसे हैं, सारे के सारे सॉल्युबल हैं। ठीक है मैं इनको थोड़ा सा और अच्छी तरह से लिखना चाहता हूं ताकि मुझे आगे थोड़ा सा फायदा हो। कॉपर प्लस Pb+2, ठीक है, Ag प्लस और Hg2+2। ठीक है, यहां मैंने लिखा क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। ठीक, ये हैं आपके वाइट वाइट वाइट, इनके साथ जो कंपाउंड बन रहा है सब वाइट पीपीटी है। कलर भी हम सोच रहे हैं साथ साथ बताते चले, वाइट वाइट और ये है आपका येलो। वाइट वाइट और येलो दिखेगा ही नहीं, इसी से चलने देते हैं। वाइट वाइट और येलो। एजी वाला क्या है, वाइट लाइट येलो येलो। Hg2+2 वाला क्या है, वाइट येलो ग्रीन। यानी Hg2I2 का कलर क्या है, ये आपका ग्रीन कलर का प्रेसिपिटेट है। ठीक है, मैं यहां पर दो इंफॉर्मेशन और दे देता हूं। यहां पर Hg2I2 तो दिख ही रहा है, ठीक है, इसको लिखने का कोई मतलब नहीं, ये तो दिख ही रहा है। जो लिखने का मतलब है ना वो ये है कि यदि यहां पर होता हमारा Hg2, यदि यहां होता हमारा Hg2 तो इसका कलर है स्कारलेट रेड। स्कारलेट रेड मतलब सिंदूरी लाल रंग। ठीक, और यदि हमारा यहां होता मेरा फेवरेट BiI3, वो यहां नहीं है, BiI3 तो इसका कलर होता ब्राउन ब्लैक। और यहीं पर मैं आपको बता दूं, यदि आयोडीन का, यदि ये सब फिर से आएंगे, आयोडीन के साथ यदि इसका एक कंपाउंड बनाया जाए तो इसका जो कलर है ये आपका ऑरेंज रेड कलर का कंपाउंड बनाता है। ठीक है, तो मैंने यहां इसलिए बता दिया क्योंकि धीरे धीरे अपन करते चलेंगे ना तो ये सेट हो जाएगा दिमाग में। ओके, और आगे चलते हैं। तो यहां सॉल्युबिलिटी हो गई, इसके बारे में बात हो गई। अच्छा, हम लोगों ने ये पढ़ा है कि एजी के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं ना वो आपका अमोनिया सॉल्यूशन में सॉल्युबल हो जाते हैं। चलो इसको अभी रहने देते हैं, यहां पर धीरे धीरे अपन करते हैं वरना एक टेबल और बनानी पड़ेगी। ठीक, तो ये हमें क्लोराइड के बारे में जानकारी हो गई। अच्छा देखो बच्चों, यहां हमने कुछ टेस्ट बोले नहीं है, वो आपको आपने पहले पढ़ रखे हैं इसलिए मैंने नहीं बोले। कौन कौन से, एक तो आपने जो पढ़ा क्लोराइड का जो टेस्ट है क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट,
CrO2Cl2 रेड ब्राउन कलर की गैस निकलती है। एक आपका था डबल लेयर टेस्ट जो आपने पढ़ा था। एक आपका टेस्ट था जहां पर सेल्फ इंडिकेटर रिएक्शन हो रही थी। ठीक है, तो इस चीज को आप अभी का अभी रजिस्टर से रिवाइज कर लीजिएगा। अभी का मतलब अभी खोल के मत बैठ जाना, पहले इसको देख लो, इसके बाद इन चीजों को रिवाइज कर लेना। शॉर्ट नोट हो तो उससे तुरंत रिवाइज हो जाएगा, अभी निकाल लेना। अब इसके बाद हम लोगों ने निपटा दिया इसका पहला। अगला जो इसका है वो है हमारा नाइट्राइट, NO3-। टेस्ट ट्यूब लेते हैं, टेस्ट ट्यूब में मिलाते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ठीक, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 मिलाओ, क्या होगा? यहां पर NO3-, ये तो सभी के सभी आयन प्रोड्यूस करेंगे क्योंकि ऑल नाइट्रेट्स आर वाटर सॉल्युबल। इसकी रिएक्शन हुई H2SO4 के साथ, क्या बनेगा? ये आपका बनाएगा HNO3 प्लस HSO4-। समझ में आ रही बच्चों कैसे लिखते जा रहे हैं? क्योंकि हमको पता है कि यहाँ ये इस तरह से बिहेव कर रहा है कि एसिड की तरह से बिहेव कर रहा है, इसने अपना एक H दे दिया और यहाँ पर HSO4 आ गया। ठीक है, तो ये जो HNO3 बनी है, ये HNO3 यदि आप हीट करो तो हीट करने पर आपका क्या करेगी? NO2 गैस O2 और H2O में कन्वर्ट हो जाएगी। जहां से ये NO2 या HNO3 जहां पर मौजूद है, इसके अंदर यदि आप कॉपर टर्निंग डाल दें, कॉपर टर्निंग डाल दें, कॉपर के कुछ पीसेस डाल दें, तो आपको पता है कॉपर इसके साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा? कॉपर का नाइट्रेट बना देगा। और इस प्रोसेस के दौरान भी आपका क्या होने लग जाएगी? NO2 गैस बाहर निकलने लग जाएगी। तो दो सोर्स हो जाते हैं, एक तो ये भी डिकम्पोज करके आपका NO2 दे रहा है और ये भी डिकम्पोज करने के NO2 दे रहा है। तो NO2 सडन इंक्रीज हो जाती है कॉपर टर्निंग डालने से। NO2 सडन इंक्रीज हो जाती है कॉपर टर्निंग डालने से। मेरी टेस्ट ट्यूब भी ब्लैक है और जो गैस निकल रही है वो भी रेड ब्राउन कलर की है। तो कॉपर टर्निंग डालने से जो निकलने वाली NO2 है उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है और तेजी से बाहर निकलने लगती है, क्योंकि उसको बनाने के सोर्स या निकलने वाले सोर्स जो हैं दो दो डेवलप हो जाते हैं। ठीक, तो एक इसके लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहां पर है वो ये है कि ये भी आपका ब्राउन रिंग टेस्ट देता है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसा आपका नाइट्राइट देते थे। ठीक है, बस यहां पर क्या होगा बच्चों? NO3-, और वहां क्या रिएक्शन हुई थी आपको याद है? यहां पर H2SO4 लिया गया कॉन्सेंट्रेटेड, इसने बनाया क्या? HNO3 प्लस बना क्या? HSO4-। फिर FeSO4 जो हम इसमें मिलाते थे, याद आया? उसकी रिएक्शन हुई HNO3 के साथ, क्या बन गया? यहां से फॉर्मेशन हो गया Fe2SO4 का होल थ्राइस, और बना क्या? NO। बाकी सारी चीजें सेम सेम चल रही हैं, बस वहां मैंने आपको बताया था कि वहां पर +3 से +2 में आती है, यहां +5 से ये +2 में आती है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा FeSO4 जो लेफ्ट अनरिएक्टेड रहता है, उसके साथ रिएक्शन होती है NO की और H2O की, और यहां पर बनता है फिर से वही कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसके अंदर चार्ज कितना आ जाएगा? यहां -1। ठीक है ना, -1 -2। यहां पर पेंटा एक्वा नाइट्रोसोनियम X, तो ये +1 आएगा। ठीक है ना, आयरन पर चार्ज कितना होता था यहां पर? 1 मिनट, +1 क्यों? इस पर क्या आता था? यहां पर चार्ज कितना आएगा? -1। -1 FeSO4 ये आया,
यहाँ पर NO आपका लाई करता है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, सही बात है। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा तो यहाँ पर बाकी सब जीरो हैं, बिल्कुल सही बात है भाई। आयरन आ रहा है आपका कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में? ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, और जरा देखो ये आपका क्या बन गया, ये आपका ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक। चेक करिए, इस पर हाइब्रिडाइजेशन निकाल के बताओ और बताओ इसका कितना आ रहा है। हाइब्रिडाइजेशन और मुझे बताओ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां पर बताओ कि कितने आ रहे हैं। अच्छा, अब आगे बात करते हैं। यहां पर एक मिनट, ये मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया बच्चों, यहाँ मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया, क्योंकि यहाँ पर इस पर डब्बे पर चार्ज होता है कितना, सल्फेट, यानी चार्ज होगा कितना +2। तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट X+1 इक्वल टू 2, यानी X इक्वल टू कितना आ गया 1, नहीं सही किया, सही किया। आयरन आपका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, डब्बे के ऊपर चार्ज जो होता है +2 होता है, ठीक है। पेंटा एक्वा नाइट्रोसोनियम आयरन 1, ठीक है। तो आयरन आपकी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, 1 में रहता है। आप इन सारी चीजों का जवाब दो जरा सा मुझे फटाफट। अच्छा, इतनी बात तो समझ में आ गई, नाइट्रेट वाली बात भी समझ में आ गई। अब नाइट्रेट निपटाने के बाद हम आगे चलते हैं और पहुंचते हैं अपने अगले रेडिकल पर, बात कर लेते हैं ऑक्सिलेट के बारे में, ठीक। ऑक्सिलेट फिर से ले लो, टेस्ट ट्यूब में ले लिया ऑक्सिलेट, इसके अंदर मिलाया कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ठीक। ऑक्सिलेट ये है आपका ऑक्सिलेट का स्ट्रक्चर, यहाँ H जोड़ दिया हमने तो इधर आपका बन गया डबल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड OH, ठीक है। और क्या चीज यहां पर बनती है, H+ प्रोवाइड कर दिया आपने, ठीक है। तो ये यहां पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह भी बिहेव करता है। देखो क्या क्या तोड़ता है ये, यहां से निकालता है वाटर, CO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जब आप कहीं ऑक्सिलेट की रिएक्शन कराते हैं तो उसमें बनती है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और H2O। डॉट बन गया है तो यहां मैं बता दूं ये आपकी जलती है, बर्न होती है ब्लू कलर फ्लेम से। जब ये फ्लेम के साथ बर्न होती है ना तो ये ब्लू कलर निकलता है, ठीक है ना। जैसे आप देखते होंगे कहीं पर कोई प्लांट लगा होना, तो जहां पर भी इस तरह की पॉइजनस गैस बनती रहती है तो ये आपका लीथल गैस है। क्यों लीथल है, हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होती रहती है। तो वहां आप देखते होंगे उन फैक्ट्री में जो एक फ्लेम टाइप की निकलती रहती है ब्लू कलर की, वो सारे क्या करते हैं, इसी कार्बन मोनोऑक्साइड को उड़ाते रहते हैं। फिलहाल इससे कोई अपना सिलेक्शन का कोई मतलब नहीं, इसलिए अपन आगे चलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और H2O, इन चीजों का फॉर्मेशन होता है। अब यहां पर अगर मैं इसकी सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करूं तो फर्स्ट ग्रुप वाले फर्स्ट ग्रुप वाले जनरली कैसे होते हैं सॉल्युबल। फर्स्ट ग्रुप का मतलब हम पीरियोडिक टेबल के बारे में बात कर रहे हैं। सेकेंड ग्रुप वाले जो होते हैं वो आपके लेस सॉल्युबल होते हैं। बी आपका सॉल्युबल है, बी आपका कैसा है, ये आपका सॉल्युबल है, ठीक है। अच्छा, इससे रिलेटेड एक और बात मैं यहां आपको बताऊं कि ये तो ग्रुप 1 ग्रुप 2 के बारे में बात हो गई, फिर से मैं वही लिख रहा हूं Ag+, कॉपर प्लस, मर्क्यूरस, Pb।
ध्यान से आप तो सुनते चलना, ऐसा नहीं कि आप हमेशा यही बोलते रहो Ag प्लस Cu प्लस मर्क्यूरस, देखते चलना, ठीक है। तो इसके ये भी आपके जो इसके भी ऑक्सिलेट होते हैं वो भी कैसे होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक जरूरी चीज जो आपको कैटायन में बहुत काम आने वाली है, वो जरूरी चीज है ये बच्चों, ये चीजें जो मैं अभी बता दे रहा हूं ना, ये आपको देखना बाद में काफी फायदा पहुंचाएगी। कि BaC2O4, अभी मैं इसके बारे में बोलूंगा, 2 मिनट रुक जाओ बस। BaC2O4 इज ओनली वाटर insoluble oxalate which is soluble in acetate। सर ये तो बिल्कुल ही नहीं, इसलिए ये क्या बात आपने बोल दी। देखो बच्चों, जैसे कभी हमको पता करना रहता है, जैसे हम कोई रिएक्शन कभी करते हैं, जैसे हमारे पास कार्बोनेट का कोई टेस्ट आया, ठीक है, हम कार्बोनेट का टेस्ट कहीं लगाना चाहते हैं। अब कार्बोनेट के टेस्ट में हमको पता है कि अगर कार्बोनेट कैसा रहा, पीपीटी की फॉर्म में रहा, अगर कार्बोनेट जो है ऐसे हम कैटायन के साथ कार्बोनेट बनाकर लाए हैं, जो कैटायन कैसा है, पीपीटी बना रहा है। जनरली कैटायन कैसे होते हैं, जनरली आपके कार्बोनेट कैसे होते हैं, वो प्रेसिपिटेट बनाते हैं, सोडियम और के और आरबीसीएस को छोड़कर, तो जनरली वो पीपीटी बनाते हैं। पीपीटी बनाते हैं। अब अगर आप ये पीपीटी बना हुआ है, आप इस पर कोई टेस्ट कराना चाहो ना तो नहीं करा पाओगे। अगर ये पीपीटी की फॉर्म में है ना, आप सोचो यहां कुछ टेस्ट हो जाए, कार्बोनेट का टेस्ट दे दे, नहीं देगा। पहले आपको यहां पर कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि इस पीपीटी को सॉल्युबल करना पड़ेगा। अगर ये पीपीटी घुल गया तो कार्बोनेट आजाद होंगे और तब आप फिर डाइल्यूट HCl या H2SO4 मिलाओगे तो टेस्ट परफॉर्म होगा। तो हमारे पास पीपीटी को डिसॉल्व करने के लिए जो एसिड है ना, वो एसिड हमारे पास बिल्कुल सर्टेन एसिड है, हम इनके साथ खेलेंगे। या तो हम डाइल्यूट HCl यूज कर सकते हैं, या हम डाइल्यूट HNO3 यूज कर सकते हैं, या हम डाइल्यूट H2SO4 यूज कर सकते हैं, या हम डाइल्यूट एस्टिक एसिड यूज कर सकते हैं। एस्टिक एसिड को क्या डाइल्यूट, इसको यूज कर सकते हैं। क्यों सर कॉन्सेंट्रेटेड को हम यूज क्यों नहीं करते? मैंने कहा जनरली हम कॉन्सेंट्रेटेड को यूज करेंगे ना, तो कॉन्सेंट्रेटेड के अंदर पावर ज्यादा है। वो हो सकता है अगर ये इनसे ही निपट जा रहे हैं, तो हम क्यों ऐसा करें कि इसके अंदर कॉन्सेंट्रेटेड वाला मिला है। हालांकि कार्बोनेट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में कुछ होगा नहीं, लेकिन हो सकता है कहीं रेडिकल ऐसे हों जिनको आप सॉल्बिल करने जाओ और वहां कुछ और रिएक्शन हो जाए, ठीक है। तो कहीं पर भी यदि कोई भी चीज पीपीटी के फॉर्म में है, तो पहले हमें क्या करना पड़ता है, उसको डिसॉल्व करना पड़ता है। जब वो डिसॉल्व हो जाते हैं तब हम आगे टेस्ट लगाते हैं। अब कौन सी चीज किसमें डिसॉल्व होगी, इसका पता ऐसे चलता है, जैसे ये आपका कार्बोनेट जो है वो आया कहां से है, ये आया है कार्बोनिक एसिड से, H2CO3 से। H2CO3 से आया है, यानी ये है वीक एसिड। वीक एसिड है, इसका मतलब कहीं पर भी यदि कार्बोनेट के बारे में बात कर लो, जहां पर वो पीपीटी की फॉर्म में है, तो ये है एक बहुत जबरदस्त स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि वीक एसिड से निकला है। तो ये बेस कैसा है, स्ट्रॉन्ग। तो आप कहीं से भी इसको H प्लस दे दो, चाहे आप HCl ले लो, चाहे डाइल्यूट ये ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे इवन ये ले लो, इन सबके साथ रिएक्शन करने पर ये आपका बना देगा क्या, पीपीटी क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। पीपीटी डिसॉल्व हो जाएगा, इट मींस क्या होगा, आपके पास कार्बोनेट जो है वो फ्री फॉर्म में आ जाएगा।
ठीक है। जैसे जैसे क्या होगा पहले वाले के, अब रिएक्शन होगी किनके साथ, रिएक्शन होगी किनके साथ, देखो ये रिएक्शन कैसे होगी इसको भी जरा देख लो। मान लो मैंने कहा कि इसकी रिएक्शन मैं करवा रहा हूं HNO3 के साथ, क्या बन जाएगा, बन जाएगा H2CO3। इस चीज का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये H इधर और ये नाइट्रेट इधर, ठीक है। H प्लस इसने दे दिया, ये चीज इधर आ गई। अब ये जो कार्बोनेट बना ये टूट जाएगा, या ये जो चीज है वो टेस्ट परफॉर्म कर देगी। ये जो चीज बनी है ना H प्लस के साथ कार्बोनेट मिला हुआ है, तो ये आपका टेस्ट परफॉर्म कर देगा, क्योंकि कार्बोनेट जो है वो आपका अब सॉल्यूशन में मौजूद है। या ऐसा सोचो, इधर क्या होगा कि आपने कोई ऐसी चीज ली थी, इधर क्या पहुंचा NO3 माइनस, ये तो इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे मैंने यहां कहा, मैंने लिया आपका Na2CO3, तो क्या मैं ये ले सकता हूं, हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, या CaCO3 कुछ तो भी ले लो। Na क्यों नहीं ले रहे सर, क्योंकि Na वाला जो है वो आपका सॉल्युबल है। कैल्शियम ले लेते हैं, CaCO3 है, पीपीटी है, क्या करो इसके अंदर डाइल्यूट HNO3 मिला दो, क्या होगा, कैल्शियम का बन गया क्या नाइट्रेट, Ca और NO3 का होल ट्वाइस, ये बन गया, प्लस बन गया क्या H2CO3, यानी H2CO3 ये आपका डिसोशिएट होकर H प्लस ट्वाइस ऑफ H प्लस और CO3 माइनस 2 ऐसी फॉर्म में टूट जाएगा, और अब ये टेस्ट परफॉर्म हो जाएगा। ये रिएक्शन उनके द्वारा ही दी जाएगी जिनमें, जैसे हम ऑर्गेनिक में पढ़ते थे ना, कि इस एसिड में और इस एसिड में लिए जाने वाले एसिड में ये वाला आपका जो हो यदि स्ट्रॉन्ग एसिड हो, और बनने वाला जो हो वो वीक एसिड हो, तो उस जगह पर ये रिएक्शन आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। जैसे हम लोग बात करते थे ऑर्गेनिक के अंदर कि यहां यदि OH है, आप यदि Na के साथ रिएक्शन कराओगे, NaOH के साथ रिएक्शन कराओगे, NaHCO3 के साथ रिएक्शन कराओगे, तो कौन सी रिएक्शन फिजिबल है और कौन सी रिएक्शन फिजिबल नहीं है, इस चीज के बारे में, ठीक है। तो वैसे ही यहां पर भी है, तो ये जो एसिड हैं इन सबके साथ रिएक्शन होने पर ये आपका इस टाइप से कार्बोनेट को फ्री कर देता है, और जिस कारण से फिर हम टेस्ट करवा लेते हैं, ठीक है। अब जो मैंने यहां ऊपर बात बोली कि Ba वाला जो है, इसका मतलब अब आपको समझ में आएगा कि Ba का जो ऑक्सिलेट है, ठीक है, वो ऐसा है जो वाटर इनसॉल्युबल है, और जो आपका सिर्फ सॉल्युबल होता है किस चीज के अंदर, एसिटिक एसिड के अंदर। इसका रूम टेम्परेचर में कुछ KSP में लफड़ा होता है, जिसके कारण ये सिर्फ और सिर्फ इसी में ही सॉल्युबल हो पाता है, बाकी किसी में सॉल्युबल नहीं हो पाता है। कौन वाला, ये वाला। अब आपको इसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी सी पता चली होगी, ठीक है। अच्छा, तो ये मैंने एक छोटी सी बात यहां आपको बताई। जैसे मैं यहां पर और थोड़ा बोल दूं, इतना बोला है तो नोट का मैं एक पॉइंट और बोल दूं, और इस नोट के पॉइंट को बोलकर मैं एक चीज से और निपट जाऊंगा। जैसे मैंने कहा, या रुक जाओ, ये तो अभी आगे आएगा ही आएगा, रुक जाओ एक मिनट, पहले हम अपने इस वाले को निपटा लें। तो ये आपको अब इसका मतलब समझ में आया होगा कि पीपीटी को हमको पहले डिसॉल्व करना पड़ता है, इसीलिए हमें इन सारी चीजों में सीखना पड़ता है कि कौन सी चीज किसके अंदर डिसॉल्व है या नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब मेरी अगली बात सुनो, हम लोगों ने निपटा दिया क्या चीज, ऑक्सिलेट, ठीक। ऑक्सिलेट के बाद अपने पास है नाइट्रेट हो गया, ऑक्सिलेट हो गया। अब हमारे पास है बोरेट, BO3-3, ठीक। बोरेट वाले में आपको बस सिंपल सी चीज कुछ याद रखनी है, दिमाग में रखनी है, आपने ये भी आपने पढ़ी हुई है। हमने कहा ना ये पूरा टॉपिक अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो बस चीजों का रिवीजन है।
अगर इसके अंदर आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल देते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल देते हैं, तो बोरेट जब कभी भी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है तो बनाता है H3BO3। और जो H3BO3 है ये आपका जो है थोड़ा बहुत वोलेटाइल है। अगर आप इसके अंदर मिला दो इथाइल एल्कोहल तो ये आपका बनाता है BOC2H5 का होल थ्राइस, और ये बर्न होता है ग्रीन कलर, ग्रीन एज फ्लेम के साथ। मतलब जैसे आपका यहां पर बोरेट था, आपने इसके अंदर मिला दिया H2SO4, ठीक, और मिला दिया थोड़ा सा क्या, एथाइल एल्कोहल, और इसके बाद यहां से जो फ्यूम निकल रही है इसके मुंह पर यदि आप माचिस की तीली लेकर आओगे तो वो माचिस की तीली जो है वो ग्रीन एज फ्लेम के साथ जलेगी, ऐसे वो ग्रीन कलर की फ्लेम दिखाएगी। ये ग्रीन एज फ्लेम के पीछे का कारण है इसकी बर्निंग, ये बर्न होता है, इस कारण से ग्रीन कलर की फ्लेम दिखाता है। ठीक है, अच्छा, ये है बोरेट। अभी देखना, ये अगर रूल की तरह आपने थोड़ा सा दिमाग में रख लिया ना, इसके सवाल लगाने में सबसे ज्यादा मजा आती है। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं, कहां पर आ गए, बोरेट वाला हो गया। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और कुछ और जगहों पर टहल के आते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं फॉस्फेट के बारे में। फॉस्फेट का एक ही टेस्ट अपने पास है, और वो क्या है, वो ये, अब ये टेस्ट वो हैं जो स्पेसिफिक हो गए। जैसे फॉस्फेट का टेस्ट क्या है, PO4-3 फॉस्फेट पर यदि हम ऐड करें HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम, या पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूं, अमोनियम मॉलिबिडेट, अमोनियम फॉस्फोमोलिबिडेट बनता है, अमोनियम मॉलिबिडेट MOO4, ये कंपाउंड है आपका। जरा मैं इसको याद कर लूं, क्रिमिनल मोस्ट वांटेड उसी कैटेगरी का ये है। तो CrO4-2 होता है, उसी टाइप की चीजें बनाएगा ये, क्योंकि इसी ग्रुप का है। CrO4-2 है, तो यहां पर बिल्कुल सही लिखा हुआ है हमने, अमोनियम मॉलिबिडेट, ये है कंपाउंड। ठीक है, अमोनियम मॉलिबिडेट के साथ जब रिएक्शन होती है तो ये आपका बनाता है येलो कलर का कंपाउंड। इसमें होता क्या है कि इसके यहां पर जो P4 है ना, वो रिप्लेस हो जाते हैं M मॉलिबिडेट का होल थ्राइस और O10, इस यूनिट से रिप्लेस हो जाते हैं। ये सर क्या कहना चाह रहे हो, एक सेकेंड मैं बनाता हूं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। यहां बनता है NH4 का होल थ्राइस, P MO3O10 का होल 4, जो भी यहां पर O थे ना, सब इस ग्रुप से रिप्लेस हो जाते हैं। ठीक है, और इसका नाम याद रखिएगा बच्चों, केनरी येलो PPT। कभी कभी इसको कनेरी बोलते हैं। कनेरी एक वास्तव में क्या होती है, बर्ड होती है येलो कलर की, बाहर गांव पाई जाती है, उस पर बेसिस का नाम रखा गया। अच्छा, ये है फॉस्फेट का एक इकलौता टेस्ट, कहीं आपको ये नाम सुनाई दे जाए। कौन सा नाम सर जी, नाम मैंने यहां नहीं लिखा। ये है, ये कहलाता है आपका क्या, अमोनियम फॉस्फो मॉलिबिडेट। ठीक है, तो अमोनियम फॉस्फोमोलिबिडेट कहीं बन रहा हो, येलो PPT दिख रहा हो, तो समझ जाना आपका क्या हो जाएगा, वो कंपाउंड फॉस्फेट होगा। ठीक है, अच्छा, बस थोड़ी देर और, दो चीजें और लिखूंगा, बस ये वाला पूरा एनायन खत्म अपना। अगली बात हमारी है सल्फेट के बारे में।
SO4-2। ठीक है, SO4 पर हम टेस्ट कैसे लगाते हैं बच्चों? SO4 जैसा कि हमको पता है, ये सारी चीजें अब कहां पर आने लग गई, पीपीटी बनने वाले आने लग गए, ठीक है ना। उसको भी हमने इसी में ही इन्वॉल्व कर लिया, क्योंकि इनको बहुत सारी स्पेसिफिक चीजें इनमें नहीं है। ठीक है, सल्फेट जो होते हैं जनरली ऑल आर सॉल्युबल। ठीक है, अच्छा, इसमें एक्सेप्शन क्या क्या है? एक्सेप्ट एक्सेप्ट होंगे 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 सारे बाराती पागल। होंगे Hg+2, Sr+2, Ba+2, Pb+2। ठीक, तो ये जो है ये सारे क्या है, प्रेसिपिटेट बनाते हैं। अब लैब मैनुअल में आपका दिया क्या गया है कि कोई भी आपका कंपाउंड है, जैसे कहीं पर भी सल्फेट प्रेजेंट है ना, तो लैब मैनुअल में ये लिखा हुआ है कि अगर आपका सल्फेट कहीं प्रेजेंट है, ठीक है, तो सल्फेट जो है वो जनरली कैसा है, सॉल्युबल। अगर आप इसके अंदर ऐड कर दो, इसके अंदर आप ऐड कर दो BaCl2। अब BaCl2 प्रेसिपिटेट है या सॉल्युबल है? अब सोचो, ये पीपीटी है, सॉल्युबल है, क्योंकि पीपीटी मिलाने का क्या मतलब है? तो आपको सॉल्यूशन ऐसा मिलाना है जो प्रेसिपिटेट ना हो। तो फिर सोचो, सीबीआई वाले आज क्यों होंगे पागल, क्या वहां ये है? नहीं। और क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड क्या होते हैं? जनरली सॉल्युबल होते हैं। कहां चले गए, इसमें नहीं थे क्या? ठीक है, जनरली वाटर सॉल्युबल होते हैं, ये नहीं होने चाहिए। हमने मिला क्या दिया है, ये, यानी हमने अच्छा काम किया, ये चीज मिला दी। तो अब क्या होगा, इससे बनेगा क्या, ये बनेगा BaSO4। और BaSO4 कैसा होता है, ये प्रेसिपिटेट है, यानी बना देगा BaSO4 जो है व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट। अच्छा, मान लो मैंने इस टेस्ट ट्यूब में ये ना डाला होता जहां सल्फेट है, मैंने यहां लेड एसीटेट डाल दिया होता, तो लेड एसीटेट मिलाने पर क्या होता? सोचो जरा सा, लेड एसीटेट मिलाने पर बनता लेड का सल्फेट। लेड एसीटेट मिलाने पर क्या बनता? लेड का सल्फेट बनता। अब लेड का सल्फेट भी जो है वो कैसा है, देखो पीपीटी है, तो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट आ जाता है। तो इससे हमारा डिटेक्शन होता है कहीं पर भी कि सल्फेट है या नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब मेरी बात सुनो। इसके अंदर अगर कोई आपसे पूछे ना कि जैसे BaSO4 कहीं बन गया, मान लो खुदा न खास्ता कहीं BaSO4 बन गया, अब मान लो हमें इसके अंदर रेडिकल टेस्ट लगाना हो, तो अब BaSO4 बन गया, अब इसके अंदर रेडिकल टेस्ट कैसे लगाया जा सकता है? क्यों? क्योंकि सल्फेट जो आया है, SO4-2 जो आया है वो आया है स्ट्रॉन्ग एसिड से, तो ये तो बहुत वीक बेसिक होगा। H+ तो ये लेना ही नहीं चाहेगा। इवन यदि आप ये ले लो ना, BaSO4 जो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में है, आप इसके अंदर ऐड करो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, या पहले डाइल्यूट ऐड कर लो, डाइल्यूट ऐड कर लो। अब होता क्या है, ये जो इसका एनायनिक पार्ट है, ये H लेना ही नहीं चाहता। एनायनिक पार्ट जो है वो H लेना नहीं चाहता। डाइल्यूट क्या कह रहा है, H लो, H लो, H लो, ये कह रहा मैं नहीं लूंगा। तो जो पानी यहां प्रेजेंट रहता है ना, ये बेचारा पानी को अपना H+ दे देता है और कहता है तुम नहीं ले रहे हो, कोई बात नहीं, हम हट जाते हैं यहां से, हम पानी को अपना H+ दे देते हैं। लेकिन जब बड़े भैया आते हैं H2SO4, जिनमें अब पानी है ही नहीं, कॉन्सेंट्रेटेड के साथ, अब कहते हैं H+ लो, H+ लो, मजबूरी में इसको H+ लेना पड़ता है, और ये बनाता है बाईसल्फाइड। और हम लोगों ने पढ़ा था कि जब अभी पिछले एपिसोड में पढ़ा था ना कि बाई कार्बोनेट और बाई सल्फाइड ऑल आर वाटर सॉल्युबल, तो ये क्या हो जाएगा, वाटर सॉल्युबल हो जाएगा।
फिर हीट कर देंगे और टेस्ट लगा सकते हैं अपना वापस। तो सॉल्युबल करने की बात फिलहाल मैं कर रहा हूं, तो ये आपका इसके अंदर सॉल्युबल हो जाता है। ठीक है, तो यहां से मैं एक बात लिख सकता हूं, वो लिख सकता हूं ऑल insoluble, all insoluble sulfate are insoluble in dilute HCl, dilute HNO3, dilute H2SO4। ठीक है, हाँ कॉन्सेंट्रेटेड ले लिया गया तो कोई बात नहीं। दूसरा पॉइंट, यदि लेड का सल्फेट है, यदि लेड का सल्फेट है तो ये थोड़ा सा कोमल हृदय का होता है। ये लेड का सल्फेट आपका सॉल्युबल हो जाता है अमोनियम एसीटेट सॉल्यूशन में, सॉल्युबल इन अमोनियम एसीटेट। ठीक है, और क्या बनाता है सॉल्युबल, किस कारण से होता है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है NH4 का होल ट्वाइस PbCH3COO माइनस का होल 4। ठीक है, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, थोड़ा सा कोमल हृदय, कोमल हृदय से मेरा मतलब यहाँ KSP वैल्यूज से है, इस कारण से ये बेचारा ऐसा है जो सॉल्युबल हो जाता है। अब यहां पर मैं उधर वालों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, ना मैं अभी AS के बारे में बात कर रहा हूं, ना मैं उधर वाले के बारे में बात कर रहा हूं KMNO4 K2Cr27 के बारे में। क्यों? क्योंकि वो उससे बेस्ड चीजें वही पूछी जाएंगी जो आपने D और F ब्लॉक में पढ़ी थी। हाँ, उससे रिलेटेड मैं एक बात यहां जरूर करना चाहूंगा, थोड़ा सा टाइम और ले लेता हूं तो इससे ये अपना खत्म हो जाएगा आज का आज। हमने लिया यहां पर CrO4-2। ठीक है, ऑल आर सॉल्युबल, सभी के सभी कैसे हैं, सॉल्युबल हैं, एक्सेप्ट, ये शायद मैंने ये भी बोला था आपसे, पता नहीं मुझे याद आता रहता कि ये भी बता दिया, ये भी बता दिया, तभी तो मिस हो जाता है ज्यादा ज्यादा। ये था आज होंगे सारे कुरकुरे खाकर, आज होंगे सारे बाराती पागल, याद है? पता नहीं, आपको बताया था कि पिछले वालों को बताया था, कुर करे नहीं कुरकुरे, कुरकुरे खाकर आज होंगे सारे बाराती पागल। कुरकुरे क्यों लिखा गया है? क्योंकि हमें दो कलर बताने हैं, कुरकुरे के अंदर दो कलर हैं, येलो और रेड, तो वही यहां पर कुरकुरे खाकर भी, बिना खाए नहीं बताएंगे, पहले कुरकुरे खा लेते हैं। कुरकुरे खाकर आज Ag प्लस होंगे मर्क्यूरस सारे बाराती पागल। ठीक है, जनरली सॉल्युबल होते हैं, लेकिन ये सब के सब क्या बनाते हैं, ये आपका पीपीटी बनाते हैं। इनमें ये दोनों ऐसे हैं जो आपका रेड कलर रखते हैं, इनके जो क्रोमेट हैं वो रेड कलर के हैं, और ये जो बाकी लोग हैं सारे पागल, इनका जो कलर है ये येलो कलर के हैं। ठीक है, इनकी भी सॉल्युबिलिटी के बारे में बस लास्ट पॉइंट बोल दूं, इनकी सॉल्युबिलिटी के बारे में बात बोल देता हूं। बात यह है कि ऑल इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल जो भी इनसॉल्युबल है, ऑल इनसॉल्युबल CrO4-2 आर सॉल्युबल इन स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, अब H2SO4 जैसा स्ट्रॉन्ग तो नहीं है,
उतना स्ट्रांग नहीं है, तो इसका एनायन जो है ठीक ठाक बेसिक होता है, तो H+ ले लेता है। तो ऑल insoluble CrO4- 2 आर soluble in strong acid like dilute HCl, HNO3 and dilute H2SO4। बट ये काम की चीज है, बट among insoluble only strontium CrO4 इज सॉल्युबल। सिर्फ और सिर्फ ये ऐसा है जो सॉल्युबल होता है। अब इसकी जरूरत पड़ेगी, सवाल करेंगे अपन तब। इन एसिटिक एसिड सिर्फ ये थोड़ा कमजोर है। जैसे यहां कमजोरी थी थोड़ी सी किसके अंदर, दिल जिसका कमजोर था वो था लेड। यहां जिसका दिल थोड़ा सा कमजोर है वो है स्ट्रॉन्शियम का क्रोमेट, इसका दिल थोड़ा सा कमजोर है। ठीक है, तो निपटाइए बच्चों। इस तरह से अपन ने जो भी अपने एनायन हैं उनकी कहानी हम लोगों ने यहाँ पर निपटा दी। जो भी एनायन है वो सब यहाँ खत्म हुए। अब हम बात करेंगे कैटायन के बारे में। ठीक है, टिप्स टिप्स